8 अप्रैल 2022 को यूरोपियन यूनियन ने 5th राउंड ऑफ सैंक्शंस रशिया पर लगाए। And ladies and gentlemen, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. आपने सुना, even gas will also be needed sooner or later. In other words, not now. जब से यूक्रेन में वॉर शुरू हुई है, यूरोपियन यूनियन ने कई सारे सैंक्शंस लगाए जो रशियन मनी और गुड्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगा। इन्होंने टारगेट किया रशियन बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, लेकिन नेचुरल गैस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए। यूरोपियन यूनियन को 1/4 ऑफ एनर्जी गैस से मिलती है, जिसका लगभग आधा रशिया से आता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है। रशिया ज़्यादातर अपनी गैस यूरोप को इन पाइपलाइन के नेटवर्क से ट्रांसफ़र करता है और इन गैस को पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा जर्मनी बाई करता है, जो इस यूनियन की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जब से यूक्रेन का इन्वेजन स्टार्ट हुआ, तब से जर्मनी ने रशिया को गैस के लिए 220 मिलियन यूरोस पर डे पे किया है। ठंड ज़्यादा होने की वजह से जर्मनी इन गैस का यूज़ 20 मिलियन होम्स को गर्म रखने में यूज़ करती है और जर्मनी की गवर्नमेंट ने इन गैस के इंपोर्ट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। At the moment it's not possible to cut the gas supplies. लेकिन अपने हर पेमेंट में जर्मनी रशिया की स्टेट ओन नेचुरल गैस कंपनी को पे करती है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जर्मनी रशिया के वॉर के लिए पे कर रही है। अब ये सवाल तो बनता है, आखिर जर्मनी गैस के लिए रशिया पर इतना डिपेंडेंट कैसे हो गई और वो इस डिपेंडेंसी से क्यों नहीं क्विट कर सकती है। कोल्ड वॉर के समय जर्मनी मेन सेंटर हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस बॉर्डर ने वेस्ट जर्मनी को ईस्ट जर्मनी से अलग कर दिया, कुछ सोवियत स्टेट्स के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 ने जर्मनी की इकोनॉमी को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन 1950 में वेस्ट जर्मनी ने गजब का इकोनॉमिक रिकवरी की। जर्मनी इंडस्ट्री जैसे स्टील ने काफ़ी प्रॉफिट किया, लेकिन इस ग्रोइंग इकोनॉमी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। और उसी वक्त यहाँ पर वेस्टर्न साइबेरिया में सोवियत यूनियन ने ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस के रिजर्व डिस्कवर किए। इनके पास कई सारी पाइपलाइन के नेटवर्क थे, जिससे ये मेजर सोवियत सिटीज़ को गैस ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन बाद में इन पाइपलाइंस को और बढ़ा दिया गया ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस दी जा सके, जो एक मुनाफे का सौदा साबित हुआ। फिर 1969 में वेस्ट जर्मनी में चांसलर इलेक्ट हुआ, जिसने एक नई फॉरेन पॉलिसी लाई जिसका नाम था ऑस्ट पॉलिटिक, जिसका मेन फोकस था कि दो अलग विचारधारा वाले देशों को बातचीत के जरिए साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब एनर्जी की बढ़ती डिमांड की वजह से वेस्ट जर्मनी और सोवियत यूनियन में डील हुई, जिसमें सोवियत यूनियन वेस्ट जर्मनी को नेचुरल गैस सप्लाई करेगा और रिटर्न में वेस्ट जर्मनी हाई क्वालिटी की स्टील रशिया को प्रोवाइड करेगा, ताकि इन स्टील का यूज़ पाइपलाइन को एक्सटेंड करने में किया जा सके। ये पूरे 20 साल की डील थी। अब इस डील की वजह जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाइपलाइन के नेचुरल गैस में क्या अलग है दूसरे एनर्जी के सोर्सेस से। नेचुरल गैस कोल और ऑयल के साथ मेन फॉसिल फ्यूल है जो हर कंट्री यूज़ करती है। अब कोल और ऑयल को तो कार्गो शिप के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन पाइप्ड नेचुरल गैस एक रीजनल प्रोडक्ट है जो आसपास के रीजन्स पर डिपेंड करता है। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेचुरल गैस प्रोड्यूसर कंट्री कई हज़ार करोड़ खर्च करती है ताकि प्रोड्यूसर और बायर को कनेक्ट किया जा सके। क्योंकि ये पाइपलाइन कई हज़ार किलोमीटर लंबी होती है, इसलिए दोनों का एग्रीमेंट कई सालों तक चलता है। 80 के दशक तक सोवियत यूनियन ने इन पाइपलाइन के नेटवर्क को यूरोप तक बिल्ड कर दिया था और 90s में जर्मनी तक, जो टोटल इंपोर्ट का 40% गैस यूज़ करती थी। फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। रशियन की गवर्नमेंट कॉरपोरेशन गैसप्रॉम ने इन सोवियत गैस पाइपलाइन की ओनरशिप ले ली, लेकिन बाद में मैप की बाउंड्रीज बदल गई। अब रशिया की मेन पाइपलाइन एक इंडिपेंडेंट कंट्री यूक्रेन से होकर पास होती है, जिसे रशिया कंट्रोल नहीं करता। तो रशिया ने नई पाइपलाइन रूट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रूट्स बनाने शुरू कर दिए। 1999 में रशिया ने ये पाइपलाइन बनाई जो बेलारूस से होकर जाती थी और 2005 में रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, जो बाल्टिक सी को क्रॉस करके डायरेक्टली जर्मनी तक जाती थी। इन्होंने जर्मनी के अंदर भी पाइपलाइंस बनवाई और वहां एक सब्सिडरी ओपन कर दी ताकि गैस स्टोरेज फैसिलिटीज़ को ऑपरेट किया जा सके।
अब रशिया के पास ये 3 रूट्स हैं जर्मनी तक पहुंचने के लिए विद स्टोरेज फैसिलिटी इनसाइड जर्मनी। गैस ट्रेड उस वक्त बहुत मजबूत था जिसने रशिया के यूरोप से रिलेशन बदल दिए। 2008 के अंत तक गैस प्राइस को लेकर रशिया और यूक्रेन के बीच सहमति नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद रशिया ने यूक्रेन की गैस पाइपलाइन को 20 दिनों के लिए रोक दिया। अब जो गैस यूक्रेन से यूरोप तक जाती थी वो भी बंद हो गई, जिसके कारण कई हजार लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। पोलैंड में तो 11 लोगों की मौत हो गई ठंड की वजह से। इन सब चीज़ों ने यूरोप को अलर्ट कर दिया। अब ये साफ हो गया कि इन गैस पाइपलाइन की वजह से रशिया के पास इमेंस पावर और कंट्रोल है यूरोप पर। लेकिन ऊपर यहाँ पर रशिया ने नेक्स्ट गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। $11 बिलियन की ये पाइपलाइन का नाम नॉर्ड स्ट्रीम 2 रखा गया, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 के पैरेलल रन करती है, जो जर्मनी की गैस कंजम्पशन को डबल करती है। फिर 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक कर दिया और ईस्टर्न यूक्रेन को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके रिस्पांस में यूरोपियन यूनियन ने कई सारे सैंक्शंस रशिया पर इम्पोज कर दिए, जिसके चलते कुछ कंट्रीज़ ने रशिया से गैस लेना बंद कर दिया। लेकिन जर्मनी में रशियन गैस का फ्लो कंटिन्यू रहा, बल्कि जर्मनी का गैस इंपोर्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। आज रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसे पूरी दुनिया शॉक्ड है। जर्मनी पर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन रशिया की गैस का अल्टरनेटिव आसान नहीं, क्योंकि ये गैस कई सालों तक काफ़ी सारे घरों में, बिजनेसेस में पाइप के थ्रू जाती है। किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज के बिना रशियन की नेचुरल गैस को दूसरी नेचुरल गैस से ही रिप्लेस किया जा सकता है, और जर्मनी के पास इसके बहुत कम ऑप्शंस हैं। लार्जेस्ट यूरोपियन नेचुरल गैस रिजर्व जो नीदरलैंड में है, इसे भी बंद कर दिया जाएगा। अल्जीरिया और लीबिया जो गैस प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादातर खुद ही यूज़ करती है, और कुछ इटली और स्पेन में एक्सपोर्ट भी कर देती है। साउथर्न गैस कॉरिडोर जो अजरबैजान को यूरोप से कनेक्ट करती है, इतना ज़्यादा गैस एक्सपोर्ट नहीं करती जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है LNG, जिसे ठंडा किया जाता है जब तक ये लिक्विड ना बन जाए, और इन्हें बड़ी शिप्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉस्टली ऑप्शन है, जिसे कई सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 20 सालों में यूरोपियन कंट्रीज़ ने LNG टर्मिनल्स अपने कॉस्ट पर बनाया है। जर्मनी 3 LNG टर्मिनल बनाएगा अगले 5 सालों में, लेकिन आज के समय उसके पास एक भी नहीं है। सारे फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस को रिन्यूएबल फ्यूल्स के साथ रिप्लेस करना जर्मनी का अल्टीमेट गोल है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है जो 2035 तक पॉसिबल नहीं है। और वहीं अपने देश में जर्मनी के लोग चाहते हैं कि रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इस पोल के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स चाहते हैं कि रशिया गैस को बॉयकॉट किया जाए। लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये प्रेडिक्शन है कि अगर रशियन गैस इंपोर्ट को बंद कर दिया जाए तो इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा और लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। लेकिन जर्मनी ने रशिया के अगेंस्ट एक्शन लिया है। Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb। अभी रिसेंटली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को ब्लास्ट कर दिया गया है। हालांकि किसी भी कंट्री ने इसकी ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन रशिया को यूएसए पर डाउट है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इस स्टेटमेंट की वजह से। Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. जर्मनी ने रशियन गैस पर 15% डिपेंडेंस कम कर दी है और रशियन गैस प्रॉम में सब्सिडरी भी ले ली है, जो जर्मनी में गैस ऑपरेशन मैनेज करती है। लेकिन गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर रशियन गैस पर पूरी तरह से सैंक्शन लगाए जाने के फेवर में है। एक तरीके से कहा जाए तो जर्मनी फंस गया है और इस बार दाव पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद।